प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सब साथियों का, दोस्तों का इस चैनल पे स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स टाइम्स के पहले ही पेज पे बड़ी भयानक और झूठ का पुलिंदा वाली न्यूज़ थी कि जो फूड इन्फ्लेशन है अक्टूबर के महीने में, अभी नवंबर तो चालू हुआ है, उसका डेटा कहाँ से आ गया कि वो 0.5% यानी 0.5% कम हो गया, महंगाई कम हो गई है। बिल्कुल झूठी बात है, संभव नहीं है। क्यों? मैं बताता हूँ उसकी वजह। उसकी वजह यह है कि इस साल जो रेनफॉल था, बरसात जो हुई थी, बारिश हुई थी, वो नॉर्मल से 15% ज़्यादा हुई थी। उसकी वजह से ज़्यादा बाढ़ें आई नदियों में। पंजाब तो आधा डूब गया नदियों में, नदियों की बाढ़ में। तो खेती कहाँ होनी थी? और जिस वैसे भी बरसात के दिनों में तो हर साल ही नॉर्मली सब्जियां महंगी हो जाती हैं। हर साल ये कोई नई बात नहीं है। मैं 82 साल का हो गया, आप लगा लीजिए, 60 साल से तो मेरा तजुर्बा लगा ही लीजिए, हमेशा हर साल महंगी होती है। तो ये कम कैसे हो गया? दूसरी चीज, ये हिस्ट्री में 200 साल की जब से ये वेदर रिकॉर्डिंग चालू हुई है मौसम का, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो इंडिया का जो ये मानसून था, रेनफॉल था, ये हिमालय की पहाड़ियों को क्रॉस करके चाइना में पहुंच गया, तिब्बत में पहुंच गया। पिछले 200 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जो तिब्बत तो जो है वो ड्राई डेजर्ट है, रेगिस्तान, ये सूखा हुआ बर्फीला, जैसे लद्दाख है, वहां बारिश पहुंच गई। मानसून पहुंचा तो बारिश भी होगी। तो एक ये तो अच्छी बात है। तो रेगिस्तान में भी बारिश हो जाए, जहाँ बर्फीले रेगिस्तान हो, चाहे रेते की हो, बात तो एक ही है। तो क्या कि प्राइस डिक्लाइन हो गया है और इन्फ्लेशन से कम हो गया। मुझे तो विश्वास नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, गोल्ड का भाव पिछले महीने में 15 महीने में बढ़ रहा है या घट रहा है? और बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? क्यों? उसकी बिना, इस दुनिया में कोई चीज बिना किसी वजह के होती नहीं है। कोई ना कोई वजह होती है उसकी। तो क्यों भाई गोल्ड का और चांदी की क्यों भाव बढ़ रहे हैं? पिछले 15 महीने में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, बढ़ोतरी हुई है गोल्ड। तो आदमी जो उसको क्यों परचेज कर रहे हैं? भाई बिक रहा है तो आदमी खरीदार है और ज्यादा पैसे में लेना, क्योंकि इकोनॉमी पे विश्वास नहीं बचा बच्चों को। जब आपको इकोनॉमी पे विश्वास नहीं बचेगा, अर्थ जो व्यवस्था उस पर विश्वास नहीं बचेगा, झूठ भरे दिखाई देगा, तो आप अपनी सेफ्टी के लिए अपनी गोल्ड परचेज कर लोगे, सिल्वर परचेज कर लोगे, रियल एस्टेट परचेज कर लोगे। यही करोगे ना अपने पैसे को बचाने के लिए ठगों से। तो इस वजह से गोल्ड और सिल्वर का प्राइस और सारी दुनिया में बढ़ रहा है। ये कहते हैं कि सारी दुनिया की इकोनॉमी खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है। जो आरएसएस वाले कह रहे हैं इकोनॉमी खतरे में है। चलिए, तो आप बताइए, आप इनकी कैसे बात माने, फाइनेंस मिनिस्ट्री वालों की या रिजर्व बैंक? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं कम कर रहा? भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई अलग अलग थोड़ा है, एक ही है। छोट छोट मौसर है भाई, तो इन्होंने इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं घटाया? ऐसी बात है। तो जीएसटी के जो 2 स्लैब किए हैं, तो उसमें जो कंपोनेंट होते हैं जिसका क्रेडिट मिलता था, वो इन्होंने खत्म कर दिया। तो डिफैक्टो तो नहीं हुआ, डिजूर हो गया, कानूनी हो गया, असलियत में नहीं हुआ जीएसटी का स्लैब। तो प्यारे दोस्तों, मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ,
इकोनॉमिक्स जो है मेरी हॉबी है, मोहब्बत है। इकोनॉमिक्स जो है मेरी सहेली समझ लीजिए आप, मोहब्बत है उससे। तो मैं पढ़ता रहता हूँ, सोचने समझने की कोशिश करता हूँ, तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, तो अपने प्यारे दोस्तों को, साथियों को बताने की कोशिश करता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से। मुझे तो ये सच नहीं लग रहा मामला, तो अब नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है, कोई क्या करे। आप दोस्तों, आपकी क्या राय है कि सरकार ये कि महंगाई खत्म हो गई है, बल्कि चीज़ें सस्ती बिक रही हैं, तो ये जो है सोना सस्ता दिलवा दो और सारी दुनिया को दिलवा दो। महंगा क्यों हो रहा है? चांदी सस्ती दिलवा दो, क्यों महंगी हो रही है? तो मुझे तो कोई नहीं दिखाई देता ये फजिंग के सिवा, बोगस डेटा है सारा, रिजर्व बैंक का भी और फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी, दोनों छोर है, हम मौसे अरे भाई हैं। अब प्यारे दोस्तों, इसको समझने के लिए ये कर क्यों रहे हैं भाई, कोई ना कोई तो वजह होती है। कोई चोरी करता है तो उसकी भी कोई वजह होती है कि बेचारे के पास पैसा नहीं है रोटी खाने के लिए, इसलिए चोरी करता है ना, और कहीं के लिए करता है भाई। चोर को भी तो रोटी खाने का हक है, उसको भी तो अपने बीवी बच्चे पालने हैं। तो अगर उसने चोरी कर ली तो ठीक है, कानूनी तौर पर गलत है, पर जिसके पास है उसी से चोरी की भी, जिसके पास नहीं है उसको कहाँ से की उसने, उससे तो नहीं करता। अगले आदमी से कौन क्या चोरी करेगा, उसकी हड्डियाँ चोरी करके ले जाएगा। अकल हड्डियाँ तो कर सका, अकल नहीं चोरी कर सकता उसकी। विद्या और अकल एक ही चोरी नहीं हो सकती, ज्ञान की भी नहीं हो सकती, ना विज्ञान की हो सकती है। मुझे जो दिखाई दे रहा है कि अब जो ये दिखा रहे हैं कि भाई ये माल सस्ता हो गया, महंगाई खत्म हो गई, पढ़ाई घट रहा है, ये इंटरेस्ट रेट बैंकों के, बैंक तो लूटे पड़े हैं। तो आज जो सेविंग बैंक में पैसा है आपका, मेरे पास सेविंग बैंक है, मुझ पर एफडी में फिक्स डिपॉजिट में डालने के लिए पैसा ही नहीं है। मैं तो चौंडी की एफडी नहीं है मेरे पास, और चौंडी की तो कोई एफडी करेगा। मैं कहा भाई 1000 से कम की फिक्स डिपॉजिट होती नहीं है। क्यों प्यारे दोस्तों, लिख देना कमेंट में, मेरे पास एक पैसे की फिक्स डिपॉजिट नहीं है, आज़ाद हूँ। तो मेरी कोई चोरी क्या करेगा। महीने में पेंशन आती है, वो भी बैंक में आती है, जितने पैसे जरूरत होते हैं दाल रोटी के लिए वो ले आता हूँ अपने एटीएम से, मशीन से निकाल के। मुझको ये लगता है कि इसमें दो फैक्टर हैं। एक तो जो इन्होंने एक फाइनेंस कमीशन, ये पे कमीशन अपॉइंट किया है, एक जो 16वां फाइनेंस कमीशन है सेंट्रल, उसकी भी नवंबर के एंड में रिपोर्ट आने वाली है। तो मैं एक एक करके कर लेता हूँ मैं बात। पहले फाइनेंस कमीशन के ले ली, नहीं पहले पे कमीशन के ले लीजिए, क्योंकि वो तो अपॉइंट हो चुका, टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिसाइड हो चुके हैं। अब वो डिसाइड करेगा ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी कितनी बढ़ाएं। तो फिटमेंट फैक्टर होता है उसमें, जैसे पहले 7.5 का ये सेंट्रल पे कमीशन का था, तो 2.57 था फिट, यानी कि जो अगर 100 रुपये आपकी, तो उसको 2.57 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो आपकी 257 रुपये हो गया था। तो वो फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होगा, उसके बाद तो सब मामला आसान हो जाता है। सॉफ्टवेयर बना देते हैं, उसके हिसाब से सबकी पेंशन ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है नए पे कमीशन के हिसाब से। तो 1 साल बाद पता चलेगा। भाई जो नीयत खराब है तो किसी को कुछ नहीं कहेगा। कोई इलेक्शन तो 2029 में है, अब मोदी सरकार, मोदी जो भी करता है इलेक्शन के हिसाब से करता है, बाकी इसको कोई लेना देना नहीं हिंदुस्तान से और जनता से, कोई ना देश से ना जनता से। भाड़ में जाए जनता, भाड़ में देश, इलेक्शन जीतना इसको। क्या अभी बिहार के इलेक्शन का कल पता चलेगा शाम तक और रात तक। मैं तो सो जाता हूँ जल्दी, आखिर तक रोल देखता नहीं, मैं अगले नहीं देखता हूँ बाहर। तो एक तो ये है कि जो एम्प्लॉइज को उनकी बढ़ी हुई सैलरी देनी पड़ेगी, वो इसकी नीयत खराब है, वो ना देने की वजह से ये कह रहा है महंगाई तो खत्म हो गई, तो सस्ता हो गया सब माल।
दूसरी चीज़ जो बैंक में अभी सेविंग बैंक में इंटरेस्ट रेट है, उनका मेरे ख्याल 2.5% मिलता है सेविंग बैंक में मेरी पेंशन पे जो है। मैं तो कभी देखता नहीं कितना मिला कितना नहीं, इतनी अकल ही नहीं है मुझ में। तो वो उसको इंटरेस्ट रेट को कम कर दो, उसको 2.5-3%, 2-2.5% तक घटाएगा, उसको ½ % कर दो, 1% कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। तो यानी सस्ते में पूंजी मिल जाएगी सरकार को। एफडी पे भी जितनी तेजी से महंगाई बढ़ती है उसमें रखें आप, तो उस पर वो इंटरेस्ट मिलता है। तो उसमें से अगर मान लीजिए 3% बढ़ रही है महंगाई, तो तीन और 6% आपको मिल जाएगा एफडी पे इंटरेस्ट, 6.5-7% मिल जाएगा। तो अगर जो ये घट रही है तो आपको 3 और 4% एफडी पे इंटरेस्ट मिलेगा, 6 की जगह 4%। तो बैंकों को कम देना पड़ेगा इंटरेस्ट, सस्ते में पूंजी मिल जाएगी बैंकों को, और जो सस्ते में लेगी वो अपने दोस्तों को लुटा देगा मोदी। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अडानी जैसे, आपको हमें कुछ नहीं मिलेगा। अब वो तो उन्होंने तो पैसा लेके देने का सीखा ही नहीं, वन वे ट्रैफिक है, किसकी बैंकर की हिम्मत है उनसे पैसा मांग ले। तो उसको सस्ते में लोन मिल जाएगा जो उसने वापस नहीं देना, तो उसको तो वो तो मुफ्त ना मूल मिलेगा ना ब्याज मिलेगा, ब्याज के चक्कर में मूल भी खो जाएगा। तो एक तो मुझे ये फैक्टर लग रहा है कि जो ये पेंशन, जो सेंट्रल ये पे कमीशन बैठा है और सेंट्रल का जो इफेक्ट होगा वो सारे स्टेट वाले उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। अब जो प्राइवेट सेक्टर वाले वो भी इसकी देखा देखी तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे अपने एम्प्लॉय की, जितनी महंगाई के हिसाब से बढ़ाते हैं। तो यानी कि इसमें सब जो एम्प्लॉय चाहे तो सरकारी सेक्टर में है चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, दोनों का बंटाधार। बैंकों को कम सस्ते में मिल जाएगा लोन, तो जो बड़े बड़े साहूकार हैं, धन्ना सेठ, उनके सस्ते में दे देंगे लोन। क्यों, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़े, सस्ते में दे महंगे में तो वापिस तो देना ही नहीं ना उन्होंने। तो प्यारे दोस्तों, एक तो ये बात है इंटरेस्ट रेट की और एम्प्लॉइज की सैलरी में जो 10 साल के बाद इंक्रीज होता है हर 10 साल, और उनको उनका डीए वगैरह बनता है, डीए नियर से अलाउंस, और पेंशन्स का डीएन से रिलीफ मिलता है उन्हें। तो मैं तो पेंशनर हूँ, 21 साल से पेंशन ले रहा हूँ। फिर शायद उनके जैसे सिटी कंपल्सरी अलाउंस होता है, हाउस रेंट वो भी होता है, वो रेगुलर एम्प्लॉय पेंशन को किसी मिलता है। उसको तो रिटायर करके धक्का दे, तब तू जा बस तनख्वाह ले, पेंशन ले, जीना मरना तो जो जितनी जल्दी मर जाती है पेंशन उतनी जल्दी बन। तो एक तो बात ये हुई। दूसरा मुझे लगता है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो 16वां है, तो मैं देख रहा था कि शायद 30 नवंबर तक उसकी रिपोर्ट का है शेड्यूल। तो उसके बाद जो सेंट्रल पूल में पैसा आता है, टैक्सेस जो हैं, तो उसका स्टेट और सेंट्रल में डिवीजन होता है। यूजुअली 60% सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है, 40% सारी स्टेट्स में बांट देती है, और उसके बांटने के भी फार्मूला बनते हैं कैसे बटेगा। तो वो रिकमेंडेशन ये फाइनेंस कमीशन की होती है। स्टेट वाले तो अपॉइंट ही नहीं करते फाइनेंस कमीशन, उनका कितना होगा स्टेट का, म्यूनसिपलिटी का कितना होगा, गाँव पंचायत का कितना होगा, आज तक किसी अपॉइंट ही नहीं किया। 93 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया था, अमल नहीं हुआ उस पर। आज 36-37 साल हो गए, संविधान पे अमल नहीं हुआ। गांव वालों को भी लूट रहे हैं, शहर वालों को भी लूट रहे हैं।
तो देखते ही ये फाइनेंस कमीशन आएगा, उसकी तो बात करके जो नवंबर में रिपोर्ट देगा और गवर्नमेंट को कैसे ढंग से एक्सेप्ट करती है और कैसे डिवोल्यूशन होता है, वो जो फंड होते हैं सेंट्रल के पास, स्टेट के फंड तो उसके अपने हैं ही, सेंट्रल के फंड के बात है। तो पहले में जो 5 साल में होता है उसमें तो 60 सेंट्रल का था, 40 स्टेट को बांटा था उन्होंने, जबकि 60 पर रख के काम कुछ किया नहीं, उतनी नहीं किया तो क्या किया जाए। अब हम बुढ़ों को पूछता कौन है, ये यंग लड़के हैं लड़कियां हैं, इनको चिंता होनी चाहिए, हमें काहे की चिंता। तो प्यारे दोस्तों, सत्यमेव जयते, नमस्कार, धन्यवाद।